नमस्कार जी। सुबह के ठीक 11 बजने को हैं। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूँ इस वक्त का एक बड़ा विश्लेषण लेकर आपके समक्ष। और थोड़ा सा मैं एक डिवाइस के बारे में थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली जो लोग जुड़े हैं मुझे बता दें कि क्या मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है। लोग बहुत से जुड़े हैं। विजय कुमार जी, क्या मेरी आवाज़ आपको सही से आ रही है? अदरवाइज मैं डिवाइस डिस्कनेक्ट कर देता हूँ जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मुझको आइडिया है। पवन कुमार जी, अगर मेरी आवाज़ आ रही तो बता दीजिए। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है। शिवालिक रोहित ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद सर। अगर मेरी आवाज़ आ रही है आपको तो मेरा आग्रह है कि आप मुझे बताएं जरूर कि आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही है। रोहित ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। तमाम लोग जुड़ रहे हैं। और आशु जसवाल जी, आपका भी स्वागत है। साहिल क्रेज इज वॉचिंग, आ रही है। गौरव शर्मा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं बस यही जानना चाहता था, क्योंकि नया डिवाइस है तो कई बार टीदिंग प्रॉब्लम आती है। हितेंद्र शर्मा जी, केडी बांसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। रवि राज कौंडल जी, नमस्ते। पंडिता दा काका, क्या बात है, फिक्र ना फाका पंडिता दा काका। संजय कठोर जी, हितेंद्र शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हितेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। पंकज निझान, अक्षय कुमार जी, काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। इस वक्त का एक बड़ा विश्लेषण लेकर हम सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनावों को लेकर आप भी जमा घटाव कर रहे होंगे, आप भी अपनी अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसे में हमने एक कैलकुलेशन करी है जो बता रही है कि एक दो नहीं, इस चुनाव के बाद पूरे 21 नेता जो हैं वो कट जाएंगे, या सियासत से यूं कह लीजिए कि बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, हिमाचल की सियासत से एक दो नहीं, पूरे 21 नेता बाहर होने वाले हैं इस चुनाव के बाद। वो कौन है कौन नहीं है, इसकी हम चर्चा करेंगे एक एक करके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 412 लोगों ने 68 सीटों पर अपना भाग्य इस बार आजमाया है। उनमें से 24 महिलाएं हैं और 388 पुरुष हैं। उनमें से 68 चुने जाएंगे, 99 जो है इंडिपेंडेंट भी हैं, लेकिन 68 चुने जाएंगे और 344 सीधे बाहर हो जाएंगे। लेकिन उन 344 में 21 ऐसे बड़े नेता भी हैं जो इस चुनाव के बाद हर हाल में प्रदेश की पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएंगे। वो कौन नेता हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच शारदा गुप्ता फॉर द वॉइस रिकमेंडेशन, थैंक यू वेरी मच जी। संजय कुमार जी, आपका भी शुक्रिया। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा बुलेटिन है। हिमाचल प्रदेश के 21 ऐसे नेताओं का हम विश्लेषण करेंगे जो इस चुनाव के बाद बाहर हो जाएंगे, और फिर हम उन्हें किताबों में पढ़ेंगे कि एक वो नेता हुआ करता था, एक वो नेता हुआ करता था, वो वहां से चुनाव लड़ता था, उसने ऐसा किया था जब वो मंत्री था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि आपको मालूम है 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 12 नवंबर को मतदान हुआ था। 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं। 5 तारीख तक किसी भी किस्म के एग्जिट पोल पर इसलिए रोक लगी है क्योंकि गुजरात के चुनाव जो है 5 को संपन्न होने हैं। 5 तारीख के 5 बजे के बाद एग्जिट और एग्जैक्ट पोल आएगा, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि इस बार 412 प्रत्याशी मैदान में थे। जैसे मैंने आपको बताया, 24 महिलाएं, 388 पुरुष, और उसमें से 68 की 68 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस लड़ी थी। 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी थी। 53 सीटों पर बसपा लड़ी थी। 29 पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी लड़ी थी, और 11+1 पे कामरेड लड़े थे। 11 पे सीपीएम और 1 पे सीपीआई लड़ी थी। इसके अलावा तीन प्रत्याशी भी तीन दूसरे दलों के थे, राष्ट्रीय लोक पार्टी, इस तरह की पार्टियों के थे। इंडिपेंडेंट 99 थे। सबसे छोटी उम्र का पीयूष कांगा इंडिपेंडेंट बिलासपुर से 26 ईयर्स का। पार्टी की ओर से 28 ईयर्स के चैतन्य शर्मा गगरेट से चुनाव लड़े थे। लेकिन चर्चा हम ये करना जा रहे हैं कि इस चुनाव के बाद कौन से नेता बाहर हो जाएंगे। तो लिस्ट हमारे पास सामने है जी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव से पहले ही प्रेम कुमार धूमल, महेंद्र सिंह, बेरूराम, कर्नलिंदर सिंह, महेश्वर सिंह, बलदेव शर्मा, कुलदीप कुमार, राकेश कालिया, विशाल नहरिया जैसे लोग चुनाव से पहले ही बाहर हो गए। ये वो लोग हैं, विशाल नहरिया को छोड़ दें तो, जिनके बारे में अब लगभग ये तय है कि अब प्रदेश की राजनीति में वो वोटर पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। ये तय है। हो सकता है राकेश कालिया या विशाल नहरिया, दो ऐसे नाम हैं। बाकी लड़ने को कोई भी लड़ सकता है। लड़ने को एक साहब कई दिनों से लड़ रहे हैं, कई चुनाव लड़ चुके हैं। वो जब से वो मेन पार्टी से बाहर हुए हैं तब से कई पार्टियों में लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका चुनाव लड़ना मायने नहीं रखता, आप पॉलिटिक्स में हैं या नहीं है, आप मैटर करते हैं नहीं है, ये मायने रखता है। तो ये लोग अब इस पॉलिटिक्स में सक्रिय रूप से वोटर पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। लेकिन पिछली बार देखा होगा आपने, विद्या स्टोक्स, विप्लव ठाकुर, चंद्रेश कुमारी, बिहारी लाल पटेल, ये सक्रिय पॉलिटिक्स से आउट हो गए थे। इनकी परिस्थितियां कुछ और थी। कुछ को जो है काल के काल ने
अपने पास डस लिया और वो कालका का ग्रास बन गए, वो नहीं है। लेकिन इस बार जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है सबसे पहला नाम जो नेता इस चुनाव के बाद बाहर हो जाएंगे, वो धनीराम शांडिल हैं। 82 ईयर्स उनकी उम्र है धनीराम शांडिल की। 82 ईयर्स में है, डॉक्टरेट हैं, कर्नल रिटायर हुए हैं। रिटायर होने के बाद 1999 में उन्होंने जो है 1999 में हिमाचल विकास कांग्रेस की ओर से बीजेपी के साथ मिलकर शिमला संसदीय क्षेत्र से एमपी का चुनाव लड़ा। वो 1999 में और 2004 में फिर कांग्रेस के टिकट पे आगे थे, वो वहाँ से एमपी रहे। और बाद में जो है फिर 2012 में कांग्रेस का उन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस की ओर से सोलन से चुनाव लड़ा, वो मंत्री रहे। 17 में भी वो जो है वो निर्वाचित हुए, पुनः निर्वाचित हुए। इस बार वो फिर से मैदान में हैं, लेकिन इस बार चाहे वो जीतें चाहे हारें, अगली बार वो चुनाव के मैदान में नहीं दिखेंगे, क्योंकि 82 ईयर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगले चुनाव तक वो 87 के होंगे। ईश्वर उनको दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे। लेकिन अब जिस तरह की पॉलिटिक्स इस प्रदेश में हो रही है, उसके चलते अब धनीराम शांडिल जैसे वयोवृद्ध नेताओं का सक्रिय पॉलिटिक्स में बने रहना मुश्किल है। दूसरा नाम है गंगूराम मुसाफिर का। 40 साल बाद गंगूराम मुसाफिर का सफर वहीं पहुंच गया है। 1982 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर। उसके बाद वो कांग्रेस के हो गए और 6 बार कांग्रेस के टिकट पर जीते। फिर लगातार 4 चुनाव हार गए, पिछला उपचुनाव हार गए, लोकसभा के 2 हार गए, विधानसभा के 2 हार गए, इस तरह से तो 4 चुनाव वो हार भी गए। ऐसे में इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, लेकिन उनका मन नहीं माना। छूटती नहीं कम वक्त मुंह को लगी हुई, राजनीति यही चीज है। तो उनका मन नहीं माना और वो इस बार भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भाग्य ने साथ दिया, या यूं कह लीजिए कि भाग्य विधाता जो लोकतंत्र में होते हैं, वोटर, उसने साथ दिया तो वो निर्वाचित हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगली बार को वो पॉलिटिक्स में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पे संशय है। संभवतः ये उनका आखिरी चुनाव है। इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, ऐसे में चांसेस इस बात के भी बहुत कम है कि वो जीत के आएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वो हार रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट्स की पॉलिटिक्स को अगर देखा जाए तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि वो हार रहे हैं। अगर वो जीत भी जाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो जीत भी जाते हैं, तब भी अगली बार वो सक्रिय पॉलिटिक्स में होंगे या नहीं होंगे, ये तय नहीं है। और संभावना ऐसी बात की है कि अब गंगूराम मुसाफिर के बारे में हम बातें करेंगे कि उन्होंने इतने चुनाव जीते थे, उन्होंने इतने पद हासिल किए थे, उनका स्वभाव इतना लोकप्रिय था, वो इतने हंसमुख थे, ये सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी रहेंगी। इनसे आप माइनस नहीं कर सकते इन चीज़ों को। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन इन हिमाचल पॉलिटिक्स। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगले चुनाव में गंगूराम मुसाफिर हमको चुनाव लड़ते हुए दिखें, इसकी संभावना बहुत ही क्षीण है। बात रमेश धवाला की कर लेते हैं। उनके बाद सबसे मुद्राज नेताओं की बात हो रही तो उसमें रमेश धवाला भी हैं, और 70+ वाले नेताओं में है ये। 98 में निर्दलीय जीते। क्या हंगामे नहीं हुए, क्या हंगामे नहीं हुए धवाला जी को लेकर। कभी यहाँ वाले ले जाते थे पकड़ के, कभी वहाँ वाले ले आ जाते थे। बहुत ड्रामा हुआ था उस समय, क्योंकि एक सीट थी जो मैटर करती थी। बाकी चुनाव जो हैं वो बाद में होते थे 3 सीटों के, तो सबको था कि हम पहले जिसके साथ धवाला होंगे उसकी सरकार बनेगी। तो गतवा धवाला बीजेपी के साथ गए थे इंडिपेंडेंट होने के बावजूद, और सरकार उनकी बनी थी। 2007 में फिर से जीते और 17 में भी जीते। इस बार उनकी टिकट को पहले लाले पड़ गए थे, उन्होंने बहुत विरोध किया। तब ऐसा लगा कि उसके बाद हाईकमान ने थोड़ा चीज़ों को ठीका और फिर उनको स्वैप करा दिया गया, देहरा भेज दिया गया। स्वैप करा के देहरा वालों को ज्वाला जी ले आए उनकी जगह पे। ऐसी स्थिति में बात यहाँ भी यही है कि रमेश धवाला चाहे इस चुनाव को जीतते हैं चाहे हारते हैं, अगली बार पार्टी उनको टिकट देगी, इस बात की कोई संभावना नहीं है। इंडिपेंडेंट तो आदमी 100 साल की उम्र में भी लड़ ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 105 साल की उम्र में भी लड़ ले, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो उनका अपना दम है। जरूरी थोड़ा सब महेश्वर सिंह जी की तरह कहेंगे कि मुझ में निर्दलीय लड़ने की हिम्मत नहीं है। कई ऐसे हैं जिनमें निर्दलीय लड़ने की हिम्मत है। ऊपर गंगूराम मुसाफिर जी का हमने जिक्र किया, उनमें निर्दलीय लड़ने की हिम्मत दिखाए। महेश्वर जी ने कहा कि मैं निर्दलीय नहीं लड़ सकता, उन्होंने कहा था, आपको याद होगा। इसलिए पार्टी उनको टिकट देगी, ये लगभग अब तय है कि नहीं देगी, क्योंकि इस बार भी पार्टी आनाकानी कर रही थी रमेश धवाला को लेकर। उसके बाद कांग्रेस का रुख करते हैं दोबारा से। कौल सिंह, बड़ा नाम, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और कौल सिंह जो है 8 बार द्रंग से विधायक रहे हैं। 9वीं बार जनादेश लेने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार वो जीत नहीं पाए थे, उससे पहले वो 77 में, 82 में, 85 में
93 में, 90 में हार गए थे, 93 में, 98 में, 2007 में और 3 में, 7 में और 2012 में वो जीते थे। 2012 में वो जीते थे। ऐसी स्थिति में ये उनका आखिरी चुनाव है, ये माना जा रहा है। उम्र भी 74, एक बार तो उन्होंने कह दिया मैं 74 का हो जाऊंगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन वही बात हमने कहा ना कि छूटती नहीं, कम वक्त मुंह को लगी हुई राजनीति, तो छूटी नहीं। और बेटी उनकी टिकट पे लड़ रही है इस बार, कांग्रेस की टिकट पे चंपा ठाकुर मंडी सदर से, लेकिन जनाब कौल सिंह भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और वो जो है इस चुनाव के बाद अगले चुनाव में नहीं होंगे, इसकी भी बहुत सी संभावनाएं हैं। नहीं होंगे मतलब वो अगले चुनाव में सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं होंगे, ऐसा संभावनाएं हैं। उनको पार्टी हो सकता है कोई और जिम्मेदारी सौंप दे क्योंकि उनका लंबा अनुभव है, लेकिन सक्रिय रूप से वो वोटर पॉलिटिक्स में होंगे अगले चुनाव में, इसको लेकर संशय है। तो ये भी कौल सिंह भी उस लिस्ट में है। इसके बाद सुरेश भारद्वाज की बात कर लेते हैं। बीजेपी तो इस बार भी उनको चलता करने के मूड में थी। 3 बार के लगातार सदर शिमला के विधायक, राज्यसभा के सांसद, पार्टी के अध्यक्ष। कौल सिंह जी की तरह का बायोडाटा अगर देखें, वो 8 बार जीते, ये 3 बार जीते। एक बार राज्यसभा के रहे, कौल सिंह नहीं रहे। कौल सिंह ने 1-2 बार ट्राई किया चुनाव लोकसभा जाने का, जा नहीं पाए। लेकिन कद काठ के मामले में पार्टी के अध्यक्ष रहे हुए हैं सुरेश भारद्वाज। बड़ा नाम, शिमला वाला जो संसदीय क्षेत्र है उसका चेहरा भी कह सकते हैं आप पार्टी का। लेकिन पार्टी इस बार इस चेहरे को बड़ी मुश्किल से अपना पाई और वो भी कहा कि कसुमटी जाते हैं तो हम आपको अपनाएंगे, सदर में हम आपको नहीं अपनाएंगे। सदर में उनके चेहरे की बजाय जो है उन्होंने एक नए कैंडिडेट को उतारा और सुरेश भारद्वाज को शिफ्ट कर दिया कसुमटी। सुरेश भारद्वाज जीते या हारे ये पता चलेगा, जीतते हैं या हारते हैं ये पता चलेगा 8 तारीख को। लेकिन लगभग अब ये तय है कि सुरेश भारद्वाज सक्रिय राजनीति से बाहर हो जाएंगे इस चुनाव के बाद। अगर वो जीतते हैं तो भी, अगर हारते हैं तब तो बाहर हैं ही, फिर वो मार्गदर्शक की भूमिका में आ सकते हैं। तो ये सुरेश भारद्वाज जी राज्यसभा के एमपी रहे, 3 टाइमर हैं लगातार। 7, 12, 17 का चुनाव इन्होंने शिमला सदर से जीता, लेकिन अभी उनको कसुमटी शिफ्ट कर दिया गया है। इशारा साफ है कि अगले चुनाव में पार्टी अब कुछ और देखेगी, उनसे सिर्फ पूछेगी, यानी मार्गदर्शक मंडल में होगा। उधर ठाकर सिंह भरमौर, शिमला से सीधे भरमौर। लंबी जद्दोजहद के बाद, लंबे मंथन के बाद उनकी टिकट डिक्लेयर हुई, क्योंकि वहां कांग्रेस के युवा टर्क सुरजीत भरमौरी टिकट चाह रहे थे और उन्होंने एंड तक जो है फाइट किया टिकट के लिए। ऐसी स्थिति में भरमौरी, जो पिछले चुनाव में भी बेटे को टिकट दिलवाना चाहते थे, इस बार भी बेटे को टिकट नहीं दिलवा पाए, हालांकि उनको टिकट मिल गई। जाहिर है 70+ वाले ये नेता अगर इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो भी, और नहीं जीतते हैं तो भी, संन्यास राजनीति से इनका भी लगभग तय है। हमें उनसे किसी से जिनके हम नाम ले रहे हैं उनसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। हम सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं कि फिर ये भी शायद वोटर पॉलिटिक्स में, सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। अब राज्यसभा में कोई चल जाए इनमें से तो अच्छी बात है, बड़े बुजुर्गों के लिए वही सदन है, लेकिन वहां आजकल बहुत कम उम्र के लोग भी आने लगे हैं। माहौल बदल रहा है राजनीति का, उसी के लिहाज से जो है हम इस विश्लेषण को भी कर रहे हैं। तो ये मामला जो है सुरेश भारद्वाज का। बैजनाथ से किशोरी लाल, 74 के आसपास उनकी एज है और पिछला चुनाव हार गए थे, उससे पिछला जीते थे। इस बार के चुनाव को वो जीते या हारें, लेकिन लगता है कि बैजनाथ में अगली बार पार्टी जो है वो किसी और को ही आजमाएगी, उनको नहीं आजमाएगी। वो इंडिपेंडेंट लड़ जाए अलग बात है, लेकिन एक तरह से वो आउटस्टर इनका हो जाएगा। ठाकर सिंह भरमौरी हो गए, किशोरी लाल हो गए, जगत सिंह नेगी। जो भरमौरी के साथ हुआ वही जगत सिंह नेगी के साथ हुआ। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी वहां टिकट के प्रबल दावेदार थे। अंत तक उन्होंने लड़ाई लगी, यहां तक कि लगा कि युवा कांग्रेस सारी की सारी पीछे हट गई, उन्होंने बैकआउट भी कर लिया। 5-7 दिन तो युवा कांग्रेस ने किसी की कोई बरकरी नहीं करी, लेकिन अंततः इनको टिकट दी गई। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं समझौता यही होगा कि इस बार नेगी जी, अगली बार निगम जी। तो नेगी से निगम की जो लड़ाई है ये तय है कि इस बार जगत सिंह नेगी चुनाव जीतें चाहे ना जीतें, ये तो आप लोग तय कर चुके हैं। इसका सिर्फ पता लगना है 8 तारीख को। जगत नेगी चुनाव जीतते हैं तो भी, और अगर नहीं जीतते हैं तो भी, अगले चुनाव में आप इनको पार्टी के टिकट पर कम से कम चुनाव लड़ता हुआ शायद ही देख पाए। खिमीरान 2 बार विधायक रहे, फिर हारे और पार्टी ने टिकट कर दिया, पार्टी से बाहर काट दिया, पार्टी से बाहर हो गए। अभी
दूसरी पार्टी में गए, बीजेपी के अध्यक्ष थे, कांग्रेस में गए, कांग्रेस से टिकट ले रहे हैं। जीतना हारना अलग बात है, लेकिन अगर इस बार ये जीत भी जाते हैं तब भी तय है कि कांग्रेस ने कुछ कैलकुलेशन के तहत इनको टिकट दिया होगा। अगली बार शायद वहाँ कांग्रेस टिकट इनको नहीं देगी, और बीजेपी तो इस बार भी नहीं दी बीजेपी ने। तो जाहिर है कि ये भी इनका आखिरी चुनाव हो सकता है। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट लड़ जाए या न लड़ जाए, जब हम आखिरी चुनाव की बात करते हैं तो हम पार्टी टिकट्स की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट तो मैंने कहा ना कि कभी भी लड़ सकते हैं। तो ये स्थिति है। चेतराम जी के साथ भी यही हो सकता है इस राज्य में। नंदलाल इस बार कांग्रेस में थोड़ी स्वर उठ गए थे कि टिकट उनकी काट दी जाए, हालांकि लगातार जीत रहे हैं, 3 चुनाव जीत रहे हैं, चौका मारने के मूड में है इस बार वो। चौका लगता है नहीं लगता है या फिर कॉल नेकी को वहां से लोग पसंद करते हैं या किसी और को करते हैं, इसका पता तो 8 तारीख को लगेगा। लेकिन ये भी अब लगभग मान के चलिए कि नंदलाल इस चुनाव के बाद शायद टिकट लेने में उनको दिक्कतें आ जाएं अगली बारी का, चाहे वो जीतें चाहे हारें, ये अलग विषय है। यही स्थितियां मोहन अल्ब्रेक्ट के साथ भी है। रोहडू से पिछली बार जीते थे वो, और इस बार भी टिकट उनको दिया है। अब वो जीतें या हारें, हार की स्थिति में तो ज्यादा खतरा हो जाता है, लेकिन जीतेंगे तब भी अगली बार रोहडू से कई स्वर आएंगे। इस बार आए थे जी। और सुखराम चौधरी बीजेपी के वृद्ध नेताओं में से, वयोवृद्ध तो नहीं बोलेंगे, वरिष्ठतम बोल रहे हैं, आप वृद्ध बोल रहे हैं, वृद्ध से अगर कोई गुस्से में है तो उसको वरिष्ठ बोल रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी स्थितियां कुछ ऐसी हैं। चुनाव हारे तो फिर तो गए, चुनाव हारे फिर तो गए ही गए, लेकिन अगर जीते तब भी इस बात की संभावना कम है कि पार्टी, बीजेपी जैसी पार्टी जो नित्य नए प्रयोग करती है, जो अच्छे खासे विशाल नहरिया जैसे युवा को विधायक बना के अगली बार कह देती कि चल भाई तेरा कोई काम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां इनका कितना काम होगा इस पे भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो सुखराम चौधरी का भी ये पार्टी के टिकट पे आखिरी चुनाव हो सकता है, लेकिन उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनके साथ भी समस्या है। कृष्णेश जंग पिछली बार हारे थे, इस बार जीते या हारें, लेकिन उम्र उनकी भी अब साथ नहीं दे रही। स्वास्थ्य उनका बना रहे, दीर्घायु हो, लेकिन पार्टियों के जो नियम बदल रहे हैं उस लिहाज से वो उस दायरे में नहीं आते कि अगर जीत भी गए तो अगली बार पार्टी उनको रिपीट करेगी। बाकी इनमें से कोई रिपीट हो जाए तो हमको क्या दिक्कत है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्टी डिस्कस करें। करीब करीब यही स्थितियां जैसे पांवटा साहिब में कृष्णेश जंग और सुखराम की स्थितियां हैं, ऐसी ही स्थितियां भटियात में कुलदीप पठानिया और विक्रम जरयाल के साथ है। विक्रम जरयाल लगातार 2 बार से जीते हैं, कुलदीप कुमार पठानिया जो हैं वो लगातार 2 बार से हारे हैं। अगर पठानिया इस बार भी नहीं जीत पाए तब तो गए ही गए, हार का हैट्रिक हो गया, लेकिन जीत भी गए तब भी अगली बार उनको टिकट मिलेगी, इस बात की कोई संभावना ज्यादा नजर नहीं आती, क्योंकि इस बार वहां पे टिकट की दावेदारियां बहुत ज्यादा हो गई थी और पार्टी को फिर ये सोचना ही होगा कि नई पीढ़ी के लिए समय, नई पीढ़ी के लिए स्थान कैसे देना है। विक्रम जरयाल के साथ भी दिक्कत हो जाएगी बड़ी। उनके जो है 2 बार जीत के अगर वो हारते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जीतते हैं तब भी मुझे लग रहा है कि पार्टी के जो नियम हैं वो आड़े आ जाएंगे। रविंद्र रवि 1993, 98, 2003, 7 और फिर देर से 2012 में 1, 2, 3, 4, 5 बार जो है, फिर 2012 में जीते, लेकिन अभी उनको टिकट ऑलमोस्ट उनको तो एक तरह से पार्टी से ही बाहर हो गया था मामला उनका। उनकी जगह देहरा में होशियार सिंह को ज्वाइन करवा दिया था। बाद में कुछ चीज़ें हुई, कुछ पॉलिटिक्स इस तरह की हुई, और जब बीजेपी को लगा कि हमारा ओवरऑल मिशन फंस सकता है तो उन्होंने सीटें स्वैप करी थी। इनकी सीट स्वैप करी थी, देहरा वाली सीट को ज्वाला जी के साथ स्वैप कर दी। ज्वाला जी से लड़ रहे हैं। रविंद्र रवि चुनाव जीतते या नहीं जीतते हैं ये अभी 8 तारीख को पता लगेगा। हम ये भी नहीं कहते कि बहुत आगे जाके पता लगेगा, भविष्य के घर में है, लेकिन वो भविष्य जो है वो भी स्पेल आउट हो जाएगा, ईवीएम से बाहर आ जाएगा 8 तारीख को। ज़्यादा दिन नहीं है, अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आज 16 है और 22-23 दिन का ही फर्क है उसमें। तो ये उनका ये आखिरी चुनाव इस लिहाज से, पार्टी की टिकट के लिहाज से ये आखिरी चुनाव उनका हो सकता है। यही कुछ स्थितियां रविंद्र धीमान के साथ भी हो सकती हैं। उनको पार्टी ने लगातार दूसरी बार दिया है, लेकिन बीजेपी में बहुत कम ऐसा हो रहा है कि 2 बार के विधायकों को तीसरी बार टिकट मिल रही है। विक्रम जरयाल ले गए, अच्छी बात है, कुछ और भी ले गए, अच्छी बात है, लेकिन रविंद्र धीमान के साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस बार वहां पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंडर थे, लेकिन ओवरऑल सर्वे में वो जो है वो थोड़ा सा आप देखे तो है। ये एक और नाम है जो पहली बार ही आया है, हालांकि कैप्टन रणजीत सिंह का सुजानपुर से। कैप्टन रणजीत सिंह चाहे जीतें चाहे हारें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स का एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है।
कैप्टन रणजीत सिंह को टिकट जो है बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स का स्टॉप गैप अरेंजमेंट में। ऐसा मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सुजानपुर सीट से पिछली बार प्रेम कुमार धूमल को राजेंद्र राणा ने हराया था। ऐसी स्थिति में कैप्टन रणजीत सिंह को इस बार टिकट दिया गया। प्रेम कुमार धूमल चुनाव लड़ने से मना कर दिया, वो भी बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा था। और कैप्टन रणजीत सिंह को जो टिकट दी गई है उसके बाद अगर वो जीतते हैं तो भी, अब वो जायंट किलर को एंट हरा देती है, जायंट को, तो भी जो है कोई तो भी, और अगर रणजीत सिंह हार जाते हैं तो भी, दोनों ही परिस्थितियों में इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि अगली बार उनको टिकट मिलेगी, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स की बीजेपी की बहुत हावी है। तो ये 21 नेता ऐसे हैं जनाब जो जीते या हारें, अगले चुनाव में पार्टियों के टिकट पे कम से कम इनमें से आप अधिकांश को, मुझे लगता है 21 के 21 को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पार्टियों का जो अब मैकेनिज्म बदल रहा है, जो पॉलिटिक्स का एल्गोरिदम है वो बदल रहा है, उसके तहत ये लोग कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठते। शशिबाला जी नमस्कार, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स अगर वही वाली शशिबाला है तो ये लोग जो हैं, अब जो उम्र के जो पैमाने हैं और फ्रेश राजनीति के जो पैमाने हैं, ये बीजेपी की नई पॉलिटिक्स का जो सिस्टम है उसमें, या कांग्रेस की भी नई पॉलिटिक्स उसी तरह से आ रही है। कांग्रेस ने भी यही कहा है कि अब 60% पद जो हैं वो अंडर 40 को दिए जाएंगे। तो फिर जनाब 60 तो वैसे ही कर लिए, 60% वैसे कर लिए, 40% कहीं जो है दूसरे पैमानों पे रह जाएंगे। तो ये 21 नेता ऐसे होंगे, वो चाहे चुनाव जीतें चाहे चुनाव हारें, लेकिन अगली बार शायद ये पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखेंगे। ऐसा कोई हो सकता है जिसको लगे कि मेरे साथ पार्टी ने अन्याय किया तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, जैसे इस बार गंगूराम मुसाफिर जी लड़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसे भी बहुत से नेता निकले कि उनके टिकट कट गए तो वो नहीं लड़े। जैसे राकेश कालिया का टिकट कटा तो राकेश कालिया ने तमाम बिलाप तो किया, बनता था, 3 बारी के लगातार विधायक, चौथी बार में अगर हार गए तो उसको यही लगता है कि चलिए अगली बार मुझे टिकट मिलेगा। पार्टी को लगा कि नहीं, उनको टिकट नहीं देना है, ये पार्टी की अपनी सोच है, हर आदमी की अपनी सोच है। कालिया जी को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो उन्होंने तमाम बिलाप किए, वो बीजेपी में भी चले गए। लेकिन बात तो वही है कि बीजेपी में भी तो टिकट नहीं मिली उनको, इसलिए वो लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। कुलदीप कुमार ने नाम भरा, वापस ले लिया। लेकिन ऐसे बहुत से नेता हो सकते हैं जो चुनाव लड़ने ही चले गए, इंडिपेंडेंट वो लड़ रहे हैं, या जो जिस भी मंच से वो लड़ रहे हैं, ऐसे बहुत से नेता हैं। लेकिन पार्टियों के टिकट के अगर इस चीज़ों को अगर हम समझें, विशाल नहरिया, राकेश कालिया, ये यंग लोग थे, इनके बहुत लंबा कैरियर आगे, अगर पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो लंबी उम्र है इनके पास, लंबा कैरियर ये खेल सकते हैं। लेकिन मैंने बता दिया, जंग बहादुर जी, कौल सिंह जी का मैंने बताया कि 8 बार लड़ चुके हैं, 9वीं बार विधानसभा पहुंचना चाह रहे हैं, 8 बार वो पहुंच चुके हैं, और इस बार वो चाहे जीते चाहे हारें, अगली बार पार्टी टिकट पे मुझे नहीं लगता कि कौल सिंह ठाकुर को चुनाव में टिकट पार्टी देगी। पार्टी टिकट पे लड़ता हूँ आप नहीं देखेंगे, बाकी जैसे मर्जी है उनकी, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। वो अपने आप में राजनीति का एक पूरा ग्रंथ है, उनके हर शब्द जो है वो प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन पार्टियां अब इस मोड में हैं कि उनको नए चेहरे चाहिए। वो वोटर फटीक, एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ वोटर फटीक पे भी ध्यान दिया जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी होती है कि कोई आदमी 3-4 साल से 3-4 चुनाव से जीत रहा है तो उसको हटा देते हैं एंटी इनकम्बेंसी पे। ये पहले चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी होगी तो उसको भी हटा दिया इस बारी। कई जगह धर्मशाला से शुरू कर लो, दूसरी पौंडा तक को निकल जाओ आप, ऐसा भी हुआ है। लेकिन वोटर फटीक का भी एक जो नया कंसेप्ट आ गया कि वोटर ही थक जाता है, बार बार उसी चेहरे को वोट देना, उसी चेहरे को वोट, छोड़ो यार इसको क्या वोट देना। ऐसी स्थिति में फिर कोई इंडिपेंडेंट आ जाता है बीच में से और वो हार बार आते हैं। 1952 के चुनाव में तो खैर वैसे इंडिपेंडेंट आए तो पार्टियों का बहुत ज़्यादा जो है वो ढांचा मजबूत नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मजबूत, उसके बाद भी इस तरह की स्पेस रहे हैं। 8 से 10% वोट जो है वो अदर देन 2 मेन पार्टीज जाता है। कभी वो HBC ले जाती है, कभी इंडिपेंडेंट ले जाते हैं, कभी HBC प्लस इंडिपेंडेंट ले जाते हैं, कभी हिलोपा प्लस इंडिपेंडेंट ले जाते हैं। इस तरह से जाता रहा है। इस बार कौन लेता है कौन, इस बार आम आदमी पार्टी कितने वोट ले जाती कितने नहीं, देखना होगा। कोई प्रभावी 2-3 कैंडिडेट थे जिनको लगता है जो फर्क डालेंगे, किसी की हार या जीत तय कर देंगे, अपनी भले ही ना करें लेकिन किसी की कर देंगे। तो ये है जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए।
ये तो करण द्विवेदी जी, अनिल जी बता पाएंगे किस पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन उनकी भी समस्या है, उनकी भी समस्या है। अगर वो भी चुनाव हारते हैं तो फिर अगली बार के लिए उनका भी मामला जो है फंस जाएगा, और जीतते हैं तो भी फंस जाएगा जी। रवि शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है, ससुर जमाई को आशीर्वाद नहीं देगा तो किसको देगा भाई? है, ये तो रिश्तेदारियां ऐसी हैं, पॉलिटिकल रिश्तेदारियां, लेकिन अलग रहती हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए।